वेलकम टू बिहार मैटर्स। बिहार मैटर्स के इस नए एजुकेशनल सेशन में सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज का हमारा ये डीप डाइव एक बहुत ही कोर टॉपिक पर आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक बिहार और ख़ास तौर पे नियोलिथिक एज के बारे में। और ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि बीपीएससी, बीएसएससी, एसआई और जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। अक्सर एक पैटर्न देखने को मिलता है। एक एनालॉजी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल और चमकता हुआ स्काई स्क्रेपर है। उसकी ऊंचाई और शानदार डिजाइन की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन उस गहरी कंक्रीट की नींव को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो उस इमारत को टिकाए हुए है। हाँ, और इतिहास पढ़ते समय बहुत से छात्र ठीक यही गलती करते हैं। वे सीधे मगध साम्राज्य के सुनहरे दौर पर छलांग लगा देते हैं। राइट, जहां बड़े बड़े महल और विशाल सेनाएं थीं। बिल्कुल, लेकिन वे उन प्रागैतिहासिक मिट्टी की झोपड़ियों को भूल जाते हैं जहां असल में इस पूरी सभ्यता का पहला बीज बोया गया था। ये तो इतिहास को पीछे से पढ़ने जैसी गलती हो गई। तो आज के इस सेशन का हमारा मुख्य मिशन यही है। हमारे पास जो स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं, हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह उन कैंडिडेट्स के लिए एक सीक्रेट वेपन है जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इतिहास के सिर्फ क्या हुआ वाले हिस्से तक सीमित नहीं है। मतलब ये फैक्ट्स के रट्टे लगाने से आगे की बात करते हैं। एकदम सही। ये हमें क्यों और कैसे की गहराई में ले जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक नदी घाटी के इकोसिस्टम ने एक पूरी की पूरी सभ्यता के लिए जमीन तैयार की। यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन है। जब मैंने इन नोट्स में बीपीएससी ट्रैप्स यानी परीक्षा में उलझाने वाले सवालों का हिस्सा पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात खटकी। कैसी उलझन? उलझन यह है कि अगर बिहार की जमीन इतनी उपजाऊ थी और नदियां हर जगह मौजूद थीं, तो शुरुआती इंसान ने वहां शुरू से ही क्यों नहीं डेरा जमाया? आपका मतलब पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक एज से है? हाँ, पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के सबूत वहां इतने कम और छिटपुट क्यों हैं? क्या शुरुआती इंसानों को वो जगह रहने लायक नहीं लगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, शुरुआती इंसान आज के किसान जैसा नहीं था। वो मुख्य रूप से एक हंटर गैदरर था, यानी पूरी तरह से शिकार और फूड गैदरिंग पर निर्भर। बिल्कुल। अब ऐसे इंसान को सुरक्षित रहने के लिए क्या चाहिए? प्राकृतिक गुफाएं चाहिए। शिकार के लिए मजबूत औजार बनाने हैं तो बड़े पत्थर चाहिए। राइट। और बिहार के भूगोल में तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जलोढ़ मैदान यानी एल्यूवियल प्लेन है। बस यही कैच है। वहां पहाड़ों और गुफाओं की भारी कमी थी। इसके अलावा उस समय वहां की नदियां अपने आसपास बेहद घने जंगल और दलदली इलाके बनाती थी। अच्छा, तो बिना उन्नत औजारों के उन जंगलों को पार करना या साफ करना खानाबदोश इंसानों के लिए लगभग असंभव था। इसीलिए पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक साक्ष्य हमें केवल मुंगेर या कैमूर की पहाड़ियों जैसे कुछ सीमित और पथरीले इलाकों तक ही मिलते हैं। तो पूरे बिहार के मैदानी इलाकों में जो असल सभ्यता पनपी, उसकी ऐतिहासिक नींव नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज में जाके रखे गए। जी, ये वो समय था जब इंसान ने एक जगह टिक कर रहना और खेती करना सीख लिया था। नवपाषाण काल की इसी बात पर नोट्स में 3 बड़ी भ्रांतियों या ट्रैप्स का जिक्र है जो अक्सर एग्जाम में कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करते हैं। हाँ, जो सबसे पहला बीपीएससी ट्रैप है वो ये भ्रांति है कि बिहार एक बहुत देर से पनपी हुई सभ्यता है, जो कि पूरी तरह से गलत है ना। 100% गलत है। नियोलिथिक काल के जो साक्ष्य मिले हैं वे साबित करते हैं कि यहाँ का विकास भारत के बाकी हिस्सों के साथ ही हो रहा था। और दूसरी भ्रांति यह है कि बिहार का कोई प्रागैतिहासिक महत्व ही नहीं है, जो फिर से एक बहुत बड़ा मिथक है। और तीसरी सबसे बड़ी भ्रांति जो शायद सबसे कॉमन है कि इतिहास में केवल मगध मायने रखता है, जबकि मगध तो एक अंतिम परिणाम था। बिल्कुल। उस शक्ति के पनपने की प्रक्रिया नियोलिथिक काल की इन शुरुआती बस्तियों से ही शुरू हो गई थी। तो ये बात साफ है कि मगध का महल एक दिन में नहीं बना। अब सवाल ये उठता है कि नवपाषाण काल में ही स्थायी जीवन की शुरुआत क्यों हुई, और वो भी बिहार के इस खास क्षेत्र में ही क्यों? इसका जवाब भूगोल में छिपा है। हाँ, ये मुझे रियल एस्टेट के उस मशहूर नियम की याद दिलाता है, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर आपको सभ्यता बसानी है तो आपको एक प्राइम लोकेशन चाहिए। और हमारे नोट्स इस प्राइम लोकेशन को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार 4R फ्रेमवर्क की बात करते हैं। 4R यानी रिवर,
राइस, रेजिडेंस और राइज। इस जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म यानी भौगोलिक निर्धारणवाद को समझना बहुत दिलचस्प है। इस 4R का पहला हिस्सा है रिवर, यानी नदी प्रणाली। देखिए, बिहार के नक्शे को अगर ध्यान से देखें तो गंगा यहाँ की मुख्य धुरी है। इसके साथ गंडक, घाघरा और सोन नदियां मिलकर एक पूरा जाल बनाती हैं। और उस दौर में नदियां सिर्फ पीने का पानी तो दे नहीं रही थीं। बिल्कुल नहीं। असली गेम चेंजर था उनका हर साल बाढ़ के साथ नई और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लेकर आना। मतलब एक तरह का प्राकृतिक फर्टिलाइजर। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। ये एल्यूवियल सॉइल इतनी उपजाऊ थी कि इसे जोतना और इस पर खेती करना बहुत आसान था। और इसी प्राकृतिक फर्टिलाइजर ने दूसरे आर यानी राइस या चावल की खेती का रास्ता खोला। हाँ, ये क्षेत्र भारत के सबसे शुरुआती चावल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझाइए, खेती तो गेहूं की भी हो सकती थी। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग तो मुख्य रूप से गेहूं और जौ पर निर्भर थे। तो फिर बिहार में चावल ही सबसे बड़ा फैक्टर क्यों बना? यहीं पर भूगोल अपना असली रंग दिखाता है। उत्तर पश्चिम भारत एक वीट जोन या गेहूं क्षेत्र था, क्योंकि वहां की जलवायु उसके अनुकूल थी। और बिहार की जलवायु? बिहार और पूर्वी भारत की जलवायु, जहां बारिश और नदियों के पानी की बहुतायत थी, वो चावल के लिए एकदम परफेक्ट थी। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि चावल और गेहूं की खेती में एक बहुत बड़ा तकनीकी और सामाजिक अंतर है। कैसा अंतर? मतलब मेहनत के नजरिए से? जी, चावल की खेती बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। इसमें बहुत पानी चाहिए और एक एक पौधा हाथ से रोपना पड़ता है। तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे एक अकेला इंसान या छोटा सा परिवार कर ले। बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको लोगों का एक पूरा समूह चाहिए जो मिलकर काम करे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि चावल प्रति एकड़ इलाके में गेहूं के मुकाबले कई ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। अच्छा, तो ज्यादा अनाज का सीधा मतलब है तेजी से बढ़ती हुई आबादी। और जब आबादी बढ़ेगी और चावल की खेती में इतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, महीनों तक खेतों में पानी भरा रहेगा, तो आप फसल बोकर उसे छोड़कर शिकार करने नहीं जा सकते। राइट, आपको वही रुकना होगा, अपनी फसल की रक्षा करनी होगी। और यही मजबूरी हमें तीसरे आर की तरफ ले जाती है, यानी रेजिडेंस या स्थायी निवास। और जब इंसान एक जगह रुका तो उसने सिर्फ खेती नहीं की। नोट्स में जिक्र है कि उसने जानवरों को पालतू बनाना भी शुरू किया। मवेशी, बकरी और भेड़ का विशेष उल्लेख है। खेती और पशुपालन के इस कॉम्बिनेशन ने इंसानों को पूरी तरह से फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना दिया। और यही स्थायी बस्तियां अंततः हमारे चौथे आर यानी राइज या सभ्यता के उदय का कारण बनी, क्योंकि अब उनके पास सुरक्षित घर था और खाने की कमी नहीं थी। बिल्कुल, एक कृषक समाज की नींव पड़ चुकी थी। लेकिन देखिए, ये सब थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, एक परफेक्ट सीक्वेंस की तरह। पर थ्योरी तब तक थ्योरी है जब तक हम जमीन खोदकर सबूत न निकालें। पुरातत्व विज्ञान बिना सबूत के तो बात करता नहीं है। वही तो, अगर नदियां और चावल उन्हें बसने पर मजबूर कर रहे थे, तो इसका असल ग्राउंड जीरो कहाँ है? ये सब असलियत में कैसा दिखता था? वो ग्राउंड जीरो है सारण जिले में स्थित चिरांद। चिरांद, ये नाम तो बीपीएससी के हर एस्पिरेंट को रटा होना चाहिए। एकदम। ये नियोलिथिक काल की एक सबसे महत्वपूर्ण कोर साइट है। गंगा के उत्तरी तट पर बसा ये इलाका फ्लड प्लेन एग्रीकल्चर यानी बाढ़ के मैदानों वाली खेती के लिए रणनीतिक रूप से सबसे बेहतरीन जगह थी। मतलब उन्हें उपजाऊ जमीन, पीने का पानी और जंगल के संसाधन सब एक ही जगह मिल रहे थे। जी, और नोट्स में इस जगह को समझाते हुए स्ट्रैटिग्राफी या स्तरीकरण के महत्व का जिक्र किया गया है। हाँ, नोट्स कहते हैं कि चिरांद एक मल्टी लेयर्ड साइट है। इसका असल मतलब क्या है? क्या वहाँ अलग अलग समय के लोग एक ही जगह पर अपना घर बना रहे थे? देखिए, स्ट्रैटिग्राफी आर्कियोलॉजी का वो तरीका है जिससे हम जमीन की परतों का अध्ययन करते हैं, जैसे किसी लेयर्ड केक की तरह। बिल्कुल। जब एक ही जगह पर लोग सैकड़ों या हजारों सालों तक लगातार रहते हैं, तो उनकी पुरानी बस्तियों के ऊपर नई बस्तियां बनती जाती हैं। अच्छा, तो जब चिरांद में खुदाई हुई तो क्या मिला? सबसे नीचे नियोलिथिक परत मिली, उसके ठीक ऊपर चालकोलिथिक यानी ताम्रपाषाण युग की परत, और उसके भी ऊपर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की परतें मिली। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जगह रहने के लिए इतनी शानदार थी कि लोगों ने पीढ़ियों तक इसे कभी छोड़ा ही नहीं। यही तो निरंतर मानव बस्ती यानी कंटिन्यूअस ह्यूमन सेटलमेंट का सबसे बड़ा सबूत है। ये तो हुई लोकेशन की बात, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थे वहां मिले औजार। औजारों ने तो कई आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान किया था, क्योंकि हमने अभी बात की कि जलोढ़ मैदानों में बड़े और मजबूत पत्थर आसानी से नहीं मिलते।
फिर वे अपने औजार कैसे बनाते थे? नोट्स में पॉलिश किए गए पत्थर की कुल्हाड़ियों, जिन्हें सेल्ट और एड्स कहा गया है, उनका जिक्र है। हाँ, कुछ पत्थर तो वो दूर के पहाड़ी इलाकों से व्यापार के जरिए लाते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है हड्डी के उपकरणों की। बिल्कुल, हिरन के सींगों से बने औजार, सुइयां और पॉइंटर्स, बिना धातु के ये कैसे मुमकिन था? यही इंसानी दिमाग की एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की सबसे बड़ी ताकत है। जब मजबूत पत्थर नहीं मिले तो वहां के लोगों ने देखा कि आसपास के जंगलों में हिरण बहुत हैं। और हिरन के सींग, जिन्हें एंटलर्स कहा जाता है, वे काफी कठोर होते हैं। एकदम। उन्होंने उन सींगों को घिसकर, काटकर और तराशकर बेहद धारदार और बारीक औजार बनाए। सुइयां मिलने का तो सीधा सा मतलब यह है कि वे सिर्फ जानवरों की खाल को अपने शरीर पे लपेट नहीं रहे थे। नहीं, वे उसे बाकायदा सिलकर पहनने लायक कपड़े बना रहे थे। ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग थी उस समय के हिसाब से। और अगर हम उनके घरों की बात करें, क्योंकि अगर वे गंगा के किनारे रह रहे थे और हर साल बाढ़ आती थी, तो उनके मिट्टी के घर तो पानी में बह जाते होंगे। ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इसका समाधान उन्होंने अपनी वास्तुकला में खोजा। उन्होंने एक खास तकनीक विकसित की जिसे वॉटल एंड डॉब कहा जाता है। ये वॉटल एंड डॉब तकनीक असल में काम कैसे करती है? देखिए, इसमें बांस, लकड़ी और सरकंडों को गूंदकर एक जालीदार ढांचा बनाया जाता है। बॉटल मतलब वो बुना हुआ ढांचा? हाँ, और फिर उस पर गीली मिट्टी, गोबर और भूसे का मोटा लेप लगाया जाता है जिसे डॉब कहते हैं। इससे बनी गोलाकार झोपड़ियां बहुत हल्की लेकिन लचीली होती हैं। तो क्या ये बाढ़ का सामना कर पाती थी? अगर बाढ़ का पानी आता भी था तो ये ढांचे पूरी तरह ढहते नहीं थे। पानी उतरने के बाद इन पर दोबारा मिट्टी का लेप लगाकर इन्हें तुरंत रहने लायक बनाया जा सकता था। ये एक ऐसा डिजाइन था जो उस खास नदी घाटी के भूगोल के लिए एकदम परफेक्ट था। और दिलचस्प बात यह है कि आज भी उत्तर बिहार के कई गांवों में आपको इसी तकनीक से बनी झोपड़ियां आसानी से देखने को मिल जाएंगी। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि कैसे उन्होंने प्रकृति के हर चैलेंज का कोई ना कोई व्यवहारिक जुगाड़ निकाल लिया था। इंसान का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत होता है। नोट्स में उनकी जीवन शैली के कुछ और पहलुओं का भी जिक्र है, जैसे हाथ से बने लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, पहिए का शुरुआती इस्तेमाल। जी, रेडवेयर पॉटरी वहां की एक प्रमुख विशेषता थी। और मुझे सबसे दिलचस्प लगा शंख और अर्धकीमती पत्थरों से बने बीड्स या मनके। इसका सीधा अर्थ ये है कि वे सिर्फ मुश्किल हालातों में जिंदा बचने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। मतलब वे बाकायदा सज संवर रहे थे, उनके जीवन में कला आ चुकी थी। देखिए, जब खेती से सरप्लस यानी जरूरत से ज्यादा भोजन मिलने लगता है तो इंसान का सारा समय सिर्फ खाने की तलाश में नहीं बीतता। उसे खाली समय मिल जाता है। बिल्कुल, कला, शिल्प और समाज के निर्माण के लिए समय सीमित ही सही, लेकिन वहां से कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जो प्रारंभिक अनुष्ठान व्यवहार यानी अर्ली रिचुअल्स या शवों को दफनाने की खास प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं। ये संकेत है कि उनका समाज अब जटिल हो रहा था, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं विकसित हो रही थीं। और एस्पिरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चिरांद के अलावा नोट्स में सोन घाटी और उत्तरी बिहार के मैदानों में मिले कुछ कम ज्ञात स्थलों यानी लेसर नोन साइट्स का भी उल्लेख है। हाँ, जैसे चेचर, कुतुबपुर और सेनवार। क्या ये साइट्स भी एग्जाम के लिए उतनी ही जरूरी हैं? जी, ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का नया ट्रेंड है। वे अब सिर्फ एक मुख्य साइट के बारे में नहीं पूछते, वे जानना चाहते हैं कि क्या छात्रों को पता है कि पूरे बिहार में धीरे धीरे ये कृषि क्रांति कैसे फैल रही थी। मतलब चिरांद अकेला नहीं था, ये पूरा इलाका बदल रहा था। एकदम। और अब यहाँ से कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है। तो चलिए उसी रोमांचक हिस्से पर चलते हैं। इन मिट्टी के गोलाकार झोपड़ियों और हड्डी की सुइयों से सफर उस महान मगध साम्राज्य तक कैसे पहुंचा। उस मगध तक जिसके पास लोहे के हथियार थे और विशाल शहर थे। वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने इस किसानी करने वाले समाज को एक प्रोटो अर्बन या आद्य शहरी सभ्यता में बदल दिया? इस बदलाव का सबसे बड़ा ट्रिगर था चाल्कोलिथिक ट्रांजिशन यानी ताम्रपाषाण युग में प्रवेश। नाम से ही साफ है, पत्थर के साथ तांबे का इस्तेमाल। बिल्कुल। इस दौर में पहली बार इंसान ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया और वो धातु थी कॉपर। इसी अगर हम आज के संदर्भ में समझे तो यह वैसा ही है जैसे दुनिया अचानक टाइपराइटर से उठकर सीधे कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाए। बहुत ही सटीक तुलना है। तांबे के औजारों ने खेती करने और घने जंगलों को साफ करने की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया। टूल्स बदलने से काम करने का दायरा पूरी तरह से बदल गया होगा। हाँ, इस काल में हम देखते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक बहुत उन्नत हो गई। वे बाकायदा भट्टियों में पकाए जाने लगे। और बस्तियों के आकार में क्या फर्क आया? सबसे अहम बदलाव यही था कि सेटलमेंट डेंसिटी यानी बस्तियों का घनत्व अचानक बढ़ गया।
जहां पहले छोटी छोटी झोपड़ियां थीं, वहां बड़े और घने गांव बसने लगे, जो धीरे धीरे कस्बों का रूप ले रहे थे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यही वो समय था जब बिहार मगध के उदय से ठीक पहले एक आद्य शहरी क्षेत्र बनने की दहलीज पर खड़ा था? 100% कह सकते हैं। अगर आप मेंस एग्जाम के नजरिए से देखें तो यह एक बहुत ही मजबूत विश्लेषणात्मक तर्क है। कैसे? इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, नदी आधारित इकोसिस्टम ने खेती में सरप्लस अनाज पैदा किया। उस अतिरिक्त अनाज ने एक ऐसी आबादी को पालना शुरू किया जो खुद खेती नहीं करती थी, जैसे तांबे का काम करने वाले शिल्पकार, कारीगर और व्यापारी। बिल्कुल। और नदियों ने न सिर्फ मिट्टी दी, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने का रास्ता यानी ट्रेड कनेक्टिविटी भी दी। और जब व्यापार, पैसा और घनी आबादी एक साथ मिलते हैं तो वो एक विशाल राजनीतिक शक्ति का रूप ले लेता है। मगध का उदय अचानक आसमान से गिरा हुआ कोई चमत्कार नहीं था। वो बिना चिरांद और बिना उस नवपाषाणकालीन नदी घाटी सभ्यता के कभी संभव ही नहीं हो पाता। तो अगर हम आज के इस पूरे लेक्चर को एक जगह समेटें तो हमने देखा कि ये कहानी सिर्फ राजाओं और युद्धों की नहीं है। ये इंसान और उसके भूगोल के बीच के गहरे तालमेल की कहानी है। हमने 4R सिद्धांत को करीब से देखा, कैसे नदी ने उपजाऊ मिट्टी दी जिसने चावल की मुश्किल लेकिन बम्पर पैदावार वाली खेती को मुमकिन बनाया। चावल की खेती ने लोगों को एक जगह रुककर निवास करने पर मजबूर किया। और अंततः इसी रेजिडेंस ने चिरांज जैसी बस्तियों से होते हुए एक विशाल साम्राज्य के राइज का मंच तैयार किया। ये सिर्फ अतीत नहीं था, ये मानव अनुकूलन की एक शानदार मिसाल थी। और यही बात इस पूरे अध्ययन को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इतिहास केवल तारीखों का कोई सूखा हुआ पुलिंदा नहीं है। ये समझने का विज्ञान है कि कैसे नदियां और मिट्टी ये तय करते हैं कि कौन सा समाज कब और कैसे विकसित होगा। भूगोल को किनारे रखकर इंसान का इतिहास नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा नजरिया है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार से जुड़ा एक आखिरी सवाल मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। जी बताइए। आज के हमारे सेशन ने ये साबित किया कि प्रागैतिहासिक काल में नदियों ने बिहार को एक प्राइम लोकेशन बनाया था। उस समय की ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म ने इंसान का साथ दिया। हाँ, प्रकृति अनुकूल थी। लेकिन जरा आज की दुनिया के बारे में सोचिए। आज हम क्लाइमेट चेंज के एक बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और बाढ़ और सूखे का चक्र अप्रत्याशित हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि जिस भूगोल ने कभी मानव सभ्यता को जीवन दिया था, क्या आज वही बदलता भूगोल और नदियों का बिगड़ता स्वरूप इन इलाकों में कृषि के भविष्य के लिए एक भयानक चुनौती नहीं बन रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या आधुनिक युग में ये भौगोलिक निर्धारणवाद हमारी सभ्यता का कोई नया और शायद बेहद मुश्किल अध्याय लिख रहा है? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको अपने पर्यावरण को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। सभी एस्पिरेंट्स को इन विचारों पर जरूर मंथन करना चाहिए। और मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इन सभी की पॉइंट साइट्स और 4R फ्रेमवर्क को अच्छे से रिवाइज जरूर करें, क्योंकि अगले सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तैयारी मजबूत रखिए। दिस इज बिहार मैटर्स साइनिंग ऑफ।